अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स। आज हम अपना एनर्जी मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन कोर्स का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का कोर्स है और ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए बनाया जा रहा है। और आज के इस टॉपिक का नाम है एनर्जी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, जो कि 5वें से 6ठे वीक का कोर्स है। हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो देखते जाएंगे अपने कोर्स को और कवर करते जाएंगे। लेट्स गो इनटू अनदर स्लाइड। ठीक है जी, एनर्जी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी तो ये एक प्रोग्राम है मैनेजमेंट का, जिसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स या प्रोसीजर्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं। आपको ये राइट हैंड साइड पे नज़र आ रही होगी ये पिक्चर। तो इन पिक्चर्स के अंदर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट स्टेप्स हैं, वन बाय वन। इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने कंप्लीट एनर्जी मैनेजमेंट का प्रोग्राम जो है वो रन किया जाएगा या सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ये साथ साथ इसके लेफ्ट साइड पे ये हमें इस प्रोग्राम की स्टेप्स के साथ साथ ये बताएंगे कि अगर हम कौन से 2 पार्ट या 3 पार्ट करेंगे तो हमारा कौन सी कमिटमेंट या कौन सा पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। जस्ट लाइक ये 2 पार्ट अगर हम करेंगे तो हमारा कमिटमेंट कंप्लीट हो पाएगी। इसी तरीके से हमारी अगर हम अगले 3 पार्ट करेंगे, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, दिस वन, दिस थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ, तो दिस मीन्स वी विल इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग। एंड इसी तरीके से जब हम ये 6 पार्ट करेंगे तो प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशन होगी, फिर हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और इन द एंड पे हम इसको कंट्रोल एंड मॉनिटर कर पाएंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसको हम अभी पढ़ते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं कि एनर्जी मैनेजमेंट शुड बी सीन एज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो दुनिया में कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं है जो कॉन्टिन्यूस ना हो। ठीक है, तो ख़ास तौर पे जो मैनेजमेंट के प्रोसेसेस हैं वो कॉन्टिन्यूस हैं, मींस वन बाय वन। आपको स्टार्ट करना है फ्रॉम एनी स्टेप और उसके बाद स्लोली स्लोली चलते जाना है इन दी फाइनलाइजेशन ऑफ दी रिक्वायर्ड स्टेप्स। तो वो होगा क्या कि स्ट्रेटजी जो भी बनाई जाएंगी वो रिव्यूड होंगी एनुअली, और उसके बाद जैसे ही एनुअल रिव्यू आएगा फिर उसके मुताबिक वो रिवाइज होंगी एज नेसेसरी। तो मीन्स ये है कि एनुअली रिव्यू होना और रिवाइज होना अकॉर्डिंग टू द प्लान, या जो भी आउटकम्स आएंगे उन आउटकम्स के मुताबिक हम इनको रिवाइज कर सकेंगे और देख सकेंगे। ठीक है, अच्छा, अब जो पहला स्ट्रेटेजिक अप्रोच के अंदर जो पहला है कि हम इसको आइडेंटिफाई करना है, दिस वन इज आइडेंटिफाई ए स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट अप्रोच। तो इसमें क्या होगा कि क्लियर अकाउंटेबिलिटी होगी फॉर एनर्जी मैनेजमेंट नीड्स की, एस्टेब्लिश किए जाएंगे अकाउंटेबिलिटी एनर्जी मैनेजमेंट्स की कि क्या हो, अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल होंगे या स्टाफिंग रिसोर्सेज होगी। क्योंकि जब भी कोई आप प्लान या स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो उसके लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, और वो इंपॉर्टेंस हैं कि एक फाइनेंशियल, कि आपका फाइनेंशियल बजट क्या होगा आपकी स्ट्रेटेजी पर, और दूसरा आपकी स्टाफिंग रिक्वायरमेंट या रिसोर्सेज क्या होंगे। तो इसी तरीके से अकाउंटेबिलिटी फॉर एनर्जी मैनेजमेंट की आइडेंटिफाई अप्रोच की रिसोर्सेज क्या होंगे, नंबर 1 पे ये होगा फाइनेंशियल और नंबर 2 पे होगा स्टाफिंग रिसोर्सेज। उनको हम एलोकेट करेंगे एंड रिपोर्टिंग प्रोसीजर इनिशिएटेड, जो भी हमारा प्रोसेस होगा उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रिपोर्ट किया जाएगा, प्रोसीजर्स इनिशिएटेड किया जाएगा। ठीक है, जब ये रिपोर्टिंग फॉर्मेट जो है ये इनिशिएटेड हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि जो एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स है वो रिक्वायरमेंट क्या चाहता है, कमिटमेंट चाहता है किस चीज़ की, कि होल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी कमिटमेंट हो। तो विदाउट दिस कमिटमेंट कभी भी कोई भी प्रोग्राम वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो ये प्रोग्राम की सक्सेसफुल के लिए भी कमिटमेंट चाहिए होगी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस की। ठीक है, तमाम ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे उसमें फाइनेंशियल इनकॉर्पोरेशन होगी, स्टाफिंग रिसोर्सेज होंगे सही तरीके से, वो तमाम स्टाफ जो है वो सही तरीके से कमिटमेंट को शो करेंगे इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल लॉन्च करने के लिए या इस प्रोग्राम के सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए।
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ठीक है जी, तो स्टार्ट होने के बाद अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है सेकंड नंबर पे कि जब हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि हमारे पास जो अप्रोच है उसको कंप्लीट करने के लिए हमें कौन कौन से कमिटमेंट पे अमल करना होगा, तो करने के बाद अब हमें क्या देखना है कि जो प्रोग्राम जो हम कंप्लीट रन करना चाह रहे हैं उसको चलाएगा कौन या उसको लीड कौन करेगा। तो उसको लीड करने के लिए हमें करना क्या होगा कि एनर्जी मैनेजर अपॉइंट करना होगा। वो एनर्जी मैनेजर क्या करेगा उस प्रोग्राम को अपॉइंट करने के लिए, मतलब जो हम एनर्जी मैनेजर को अपॉइंट करेंगे वो किस तरीके से लीड करेगा, ये हम वन बाय वन अभी देख लेते हैं कि जो एनर्जी मैनेजर होगा वो क्या करेगा। हु शुड बी ए सीनियर स्टाफ मेंबर। तो सिंपल सी बात है कि सीनियर स्टाफ मेंबर इसलिए चूज किया जाता है कि उसके पास एक्सपीरियंस काफी इनफ होता है कि वो चीजों को समझ सके, इंडस्ट्री को या कोई ऑर्गेनाइजेशन को वो अच्छे तरीके से जानता है और उसको इंडस्ट्री के तमाम शोबों से अच्छे तरीके से वाकफियत हासिल होती है। तो वो क्या करेगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा तमाम कोऑर्डिनेशन के प्रोग्राम, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन ऑफ द प्रोग्राम, वो प्रोग्राम की जो तमाम कोऑर्डिनेशन है उसका रिस्पॉन्सिबल होगा एंड विल रिपोर्ट डायरेक्टली टू द टॉप मैनेजमेंट। तो वो क्या करेगा कि वो जो टॉप मैनेजमेंट है, जो डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सीईओज हैं, उनको रिपोर्ट पेश करेगा। तमाम जो ऑडिट होगा या मैनेजमेंट होगी एनर्जी की, जो स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी जो मैनेजर है उसके अपॉइंटमेंट का पहला पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट, द टास्क ऑफ एनर्जी मैनेजर आर सेटिंग गोल्स, ट्रैकिंग प्रोग्रेस एंड प्रमोटिंग द ईएमपी। मींस कि जो एनर्जी मैनेजर होगा वो क्या करेगा, सेटिंग गोल्स करेगा कि जो अचीव करने होंगे, गोल्स अचीव करने होंगे मैनेजमेंट के, एनर्जी के। ट्रैकिंग प्रोग्रेस करेगा, एक साल का अगर प्रोसीजर है तो एक साल के प्रोसीजर के अंदर नंबर 1 पे गोल सेट करने होंगे कि एक साल में क्या कुछ अचीव करना है, और नंबर 2 पे ट्रैकिंग प्रोग्रेस। लाजमी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर वो प्रोग्रेस को ट्रैक करके अपने टॉप मैनेजमेंट को नहीं बता रहा और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो पूरा का पूरा एक साल का जो प्लान है एनर्जी मैनेजमेंट का वो जाया हो सकता है। और इस जाया होने से नुकसान क्या होगा कि जो आपने फंड्स या जो रिसोर्स आपने एलोकेट किए थे वो सारे के सारे नुकसान में जा सकते हैं। और प्रमोटिंग द ईएमपी, एनर्जी मैनेजमेंट प्लान को प्रमोट भी करना है, प्रोग्राम को प्रमोट करना है। प्रमोट मतलब क्या है, सक्सेसफुली लेके चलना है, ना ये एक दफा स्टार्ट कर दिया और स्टार्ट करने के बाद दरमियान में कहीं पर छोड़ दिया। तो इसलिए ये 3 पॉइंट्स एनर्जी मैनेजर के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड एनर्जी मैनेजर हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल्स बाय एस्टैब्लिशिंग एनर्जी परफॉर्मेंस एज ए कोर वैल्यू। तो एनर्जी मैनेजर क्या करेगा, हेल्प, ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करेगा। ठीक है, मैनेजर का मतलब है मैनेजमेंट करना, तो मैनेजर हेल्प करेगा ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, ताकि उसको उसको अपॉइंट ही इसलिए किया गया है कि वो एनर्जी मैनेजमेंट के हवाले से अपने गोल्स बताएगा। ठीक है, कि किस तरीके से एनर्जी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो सकेगी, क्योंकि ये कोर वैल्यू होगी इंडस्ट्री की। और एनर्जी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी का फायदा भी तभी हो पाएगा कि अगर आपने अपने पूरे एक साल के टेन्योर के अंदर अपनी जो एनर्जी की मैनेजमेंट इस्तेमाल की, जो एनर्जी की मैनेजमेंट करने के बाद आपने क्या खर्च किया कि पूरा एक साल जो मैनेजर ने आपको गोल्स अचीव करने के लिए कहा था, क्या वो अचीव हुए कि नहीं हुए। तो वो क्या करेगा, एनर्जी मैनेजर हेल्प्स करेगा ऑर्गेनाइजेशन की, क्या करने के लिए, अचीव इट्स गोल्स, गोल्स अचीव करने के लिए। वो गोल्स क्या होंगे कि एनर्जी मैनेजमेंट की जाए। ठीक है, और वो गोल्स जब एनर्जी मैनेजमेंट की जाएगी किस चीज से, बाई एस्टैब्लिशिंग एनर्जी परफॉर्मेंस। मतलब ये है कि किन आलात से, किन फैक्टर से एनर्जी बचाई जा सकती है। ठीक है, एनर्जी की परफॉर्मेंस बेहतर की जा सकती है। तो ये एक कोर वैल्यू होगी। ठीक है, और इसको वो एनर्जी मैनेजर जो है वो लेकर चलेगा। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि सक्सेसफुल एनर्जी मैनेजर जो है वो किस तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। तो सक्सेसफुल एनर्जी मैनेजर अंडरस्टैंड्स हाउ एनर्जी मैनेजमेंट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स फाइनेंशियल एंड एनवायरमेंटल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। यही बात तो कुछ पहले हम चल करते आ रहे हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा बेहतर अंदाज में की गई है कि जो एनर्जी मैनेजमेंट सक्सेसफुल होते हैं या जो मैनेजर सक्सेसफुल होते हैं किसी भी इदारे में या शोबे में, वो क्या होता है, वो अंडरस्टैंड करते हैं या समझते हैं कि एनर्जी मैनेजमेंट किस तरीके से हेल्प करेगी ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है,
कि उससे क्या अचीव कर पाएंगे, उससे इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस, कोई भी क्या अचीव कर पाएगा। वो अपने फाइनेंशियल गोल अचीव कर पाएगा, इन्वायरमेंटल गोल्स अचीव कर पाएगा एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाएगा। मतलब फाइनेंशियल का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि एक साल जो है वो एनर्जी की जो आपने वैल्यू यूज की वो नेक्स्ट ईयर बढ़ती जा रही है, थर्ड ईयर आपकी और बढ़ गई, फोर्थ ईयर आपकी और बढ़ गई। तो मीन्स ये है कि अब आपकी इंडस्ट्री फाइनेंशियल क्रॉसिस में जा सकती है अकॉर्डिंग टू द एनर्जी मैनेजमेंट। तो एनर्जी मैनेजर क्या करेगा कि वो किसी ना किसी तरीके से अचीव करेगा फाइनेंशियल को, पावर को, ताकि एनर्जी जो है वो कम कंज्यूम हो। ठीक है, और स्ट्रेटजी ऐसी बनाई जाए कि फाइनेंशियल जो इम्पैक्ट है वो इंडस्ट्री पे या ऑर्गेनाइजेशन पे कम पड़े, और इन्वायरमेंटल भी ऐसा हो कि जो आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर आप पावर प्लांट के हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस भी करेंगे, तो क्या उस एनर्जी प्रोड्यूस करने से इन्वायरमेंटल गोल्स मुतासिर तो नहीं हो रहे, और ऑब्जेक्टिव्स मतलब आपका फाइनल प्रोडक्ट इंडस्ट्री की या ऑर्गेनाइजेशन की क्या आ रही है। क्या आपके ऐसा कोई मैनेजमेंट प्लान तो नहीं चूज कर लिया कि जिसकी वजह से आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं, जो भी आपके आउटकम है, जो भी आपकी प्रोडक्ट है वो मुतासिर हो रही है। तो याद रखिएगा, जो भी सक्सेसफुल मैनेजर होगा वो इन तीन चीजों को लाजमी सक्सेसफुल अचीव करवाएगा, एक फाइनेंशियल फैक्टर्स, दूसरा एनवायरमेंटल गोल्स, और तीसरा ऑब्जेक्टिव। और डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अब ये देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना बड़ा है। ठीक है, उस हिसाब से एनर्जी मैनेजर का रोल जो है वो फुल टाइम पोजीशन भी किया जा सकता है। ठीक है, या ये किया जा सकता है कि अगर आपको लगता है कि इंडस्ट्री छोटी है, ऑफिस छोटा है, टोटल लोग थोड़े हैं, तो फिर जरूरी नहीं है कि आपको कोई भी एक डेडिकेटेड फुल टाइम पोजीशन एनर्जी मैनेजमेंट मैनेजर लगाया जाए। आप किसी भी ऑलरेडी वर्किंग जो है आपके एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, एक्स्ट्रा एडिशनल ड्यूटी, जो कि क्या करे, एनर्जी मैनेजमेंट करे और आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली जो है वो गोल्स अचीव करवाने में फायदा दे। जी, तो हम दो पॉइंट्स जो हैं वो स्टेप्स डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ, जिसमें है सेटअप एन एनर्जी मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। तो इसमें थर्ड स्टेप में सक्सेसफुल एनर्जी मैनेजमेंट रिक्वायर्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सिस्टम। ऐसा सिस्टम बनाया जाए, ठीक है, ऐसी रिक्वायरमेंट है कि सिस्टम इस तरीके से एस्टेब्लिश किया जाए कि वो कलेक्ट कर सके क्या चीज, ठीक है, क्या चीज कलेक्ट कर सके, क्या चीज एनालाइज कर सके, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की जिस पर रिपोर्ट बनाई जा सके। तो जो कलेक्शन और एनालाइजेशन करनी है वो होगी एनर्जी कॉस्ट एंड कंजप्शन। क्योंकि जब एनर्जी मैनेजमेंट कर रहे हैं आप, तो एनर्जी मैनेजमेंट की जो बेसिक्स हैं वो क्या है कि आप एनर्जी की कॉस्ट चेक करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, एनालाइज करेंगे, कलेक्ट करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे एंड प्लस कंजप्शन भी चेक करेंगे, ठीक है, कि उसकी कंजप्शन कितनी है। ठीक है, उससे जो है वो सक्सेसफुल एनर्जी मैनेजमेंट का सिस्टम के अंदर प्लान बन सकेगा। और इसके अंदर जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि दिस विल इनेबल एन ओवरव्यू ऑफ एनर्जी यूज। इससे क्या फायदा होगा कि अगर हम पूरा साल 1 ईयर जो है एनर्जी की कॉस्ट एंड कंजप्शन जो है वो देख पाएंगे, ओवरव्यू कर पाएंगे कि एनर्जी कितनी यूज हुई है, कैसे यूज हुई है, एंड इट्स रिलेटेड कॉस्ट, उस जो बनाने में, जो भी या इस्तेमाल करने में, या आपने वो मेन ग्रिड से यूज की, या आपने खुद प्रोड्यूस की, जनरेटर यूज किए, सोलर सेल्स यूज किए, कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करते हुए आपने एनर्जी का यूज, उसकी कॉस्ट चेक करनी है कि रिलेटेड कॉस्ट जो है वो किन बुनियादों पे होगी। फिर लाजमी बात है जब कॉस्ट आएगी तो उसका यूज भी निकालना होगा, क्योंकि कॉस्ट से ही यूज निकलता है कि आपने कितनी कॉस्ट थी, फिर उसको कितना यूज किया, उतने यूनिट्स जनरेट हो गए, और आपकी जो कॉस्ट है वो यूनिट्स पे डिपेंड करेगी जितना आप एनर्जी को यूज करेंगे। एज वेल एज फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेविंग्स। और ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये हमें फैसिलिटेट करेगी कि हमारी सेविंग्स कितनी हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही। आइडेंटिफिकेशंस हम नॉर्मल जुबान में ये कहते हैं, जो हम घरों में बिजली यूज करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इस मंथ में हमने गर्मियों के दिनों में फर्स्ट किया 300 यूनिट यूज किए, तो नेक्स्ट मंथ हमने
सिस्टम को, एनर्जी यूज को मोर ऑप्टिमाइजेशन करना है, कि जहां जहां हमें फील हो रहा था कि घर के अंदर एनर्जी यूज ज्यादा हो रहा है, एनर्जी ज़ाया हो रही है, तो हमने उसको ख़त्म करना है, कम करना है, ताकि 300 यूनिट हम कोशिश कर सकें 30 दिन नहीं तो कम से कम 35 या 40 दिन चला सकें। तो क्या होगा, वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेविंग्स कहलाएंगी। ठीक है, हमें पता लग पाएगा कि इन इन पोजीशंस पे हम सेविंग कर पाए हैं या कर सकेंगे या फैसिलिटेट हो सकेंगे। ठीक है, दैट माइट अदरवाइज नॉट बी डिटेक्टेड। तो अगर ये मॉनिटरिंग सिस्टम में, एनर्जी मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम में ये काम नहीं कर सकेंगे, अगर हमने अपने सिस्टम के एनर्जी यूज को, उसके कॉस्ट को मॉनिटर ना किया और उसको आइडेंटिफाई ना किया, तो क्या होगा, उसका नुकसान ये होगा कि वो डिटेक्ट ना कर पाए और रिपोर्ट में ना आई, तो हमारा एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो और इसके अलावा इसमें क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि सिस्टम नीड्स टू रिकॉर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बोथ हिस्टोरिकल एंड ऑनगोइंग एनर्जी यूज। करंटली फर्ज किया कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को यूज कर रही है, एनर्जी यूज कर रही है, तो वो क्या करेगी, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी चेक करेगी कि उसने पिछले 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, या अगर उसने पूरी रिपोर्ट बनानी है तो 12 महीने की। ठीक है, एंड ऑनगोइंग एनर्जी यूज, और अगर फर्ज किया वो कहीं दरमियान में मॉनिटर कर रहे हैं या हर मंथली मॉनिटर कर रहे हैं सिस्टम को, तो फिर क्या होगा, हिस्टोरिकल बैक वाले मंथ्स कहलाएंगे, और ऑनगोइंग एनर्जी यूज वो कहलाई जाएगी जो कि करंटली यूज हो रही है। अगर छठे महीने का वो लेना चाह रहा है सिस्टम के हिसाब से रिकॉर्ड, तो इसका मतलब है 5 महीने का जो सिस्टम होगा वो हिस्टोरिकल होगा, और जो 6 मंथ का होगा वो ऑनगोइंग एनर्जी यूज होगा। इसका फायदा रिपोर्टिंग बनाने में और कॉस्ट फाइनलाइज करने में फायदा देगा, एज वेल एज कॉस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम बिलिंग डाटा। जो आप देखते हैं कि वापडा का जो भी बिलिंग्स हमारे घरों में आते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको पूरे पिछले 11-12 महीने का रिकॉर्ड मिल जाता है। उसका फायदा यह होता है कि आप अपने घर की एनर्जी को मॉनिटर कर सकते हैं कि मैंने पिछले 1 साल में पर्टिकुलरली इस मंथ में इतनी बिजली यूज की, और फर्ज किया अगर आप उसको कंपेयर करना चाहें नेक्स्ट ईयर के हिसाब से, तो आप छोटा सा ऑडिट कर सकते हैं अपने घर में बैठ के कि आपने पिछले साल की निस्बत इस साल कितनी एनर्जी यूज की। और फर्ज किया अगर कॉस्ट का डिफरेंस आता है, पिछले साल यूनिट की प्राइस कुछ और थी और नेक्स्ट ईयर प्राइस कुछ और हो जाती है, तो वो भी डिफरेंस आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने सिस्टम की कॉस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम बिलिंग डाटा, मतलब हिस्टोरिकल डाटा, भी चेक कर सकते हैं एंड बी कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग समरी रिपोर्ट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम की समरी बना सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि आपके एनर्जी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी का तीसरा स्टेप है, आपके इस स्ट्रेटजी का, इस प्लान का तीसरा स्टेप है, जिसको हर हाल में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक थर्ड स्टेप है जिसको हमने फॉलो किया। ठीक है, और इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और वो है कंडक्ट एनर्जी ऑडिट्स। ठीक है, दिस वन इज आवर फोर्थ स्टेप, कंडक्ट एनर्जी ऑडिट। ये क्या है, इसको हम तफसील के साथ इस लेक्चर वीडियो के से जो अगली लेक्चर वीडियो है उसमें देखेंगे कि एनर्जी ऑडिट क्या होता है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, कितने टाइप्स के ऑडिट्स होते हैं, और कितने स्टेप्स में हम उनको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजी की, मैनेजमेंट के हवाले से, तो ये एक पार्ट है ऑडिट। तो हम जस्ट एक ओवरव्यू देखेंगे कि हम अपने सिस्टम में ऑडिट क्यों कर रहे हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो एन एनर्जी ऑडिट एस्टेब्लिश्ड या एस्टेब्लिशेस बोथ वेयर एंड हाउ एनर्जी इज बीइंग यूज्ड एंड द पोटेंशियल फॉर एनर्जी सेविंग्स। दो बातें हैं, ऑडिट से हमें यह फायदा होता है कि आपने कहां यूज की, किन पॉइंट्स पे यूज की। घर में अगर हम मिसाल लेते हैं या ऑर्गेनाइजेशन की या इंडस्ट्री की मिसाल लें, तो इंडस्ट्री के हवाले से आप देख पाएंगे कि आपने कौन कौन से यूनिट्स में बिजली इस्तेमाल की, और वेयर, कहां इस्तेमाल की, एंड हाउ एनर्जी बीइंग यूज्ड। ठीक है, और किस तरीके से इस्तेमाल की, और पोटेंशियल फॉर एनर्जी सेविंग्स। ठीक है, कि आपको जब पता चल गया कि आपने कहां इस्तेमाल की, कितनी इस्तेमाल की, ठीक है, तो उससे आपको अंदाजा हो पाएगा कि आप अपने सिस्टम में एनर्जी सेविंग की कितनी पोटेंशियल रखते हैं। तो ये एनर्जी ऑडिट एक छोटा सा एक डेफिनेशन यहां मौजूद है कि जो एस्टेब्लिश करती है
तीन चीजों को, ठीक है। एक तो ये है कि कहाँ यूज हुई, कैसे यूज हुई, किस जगह कितनी इस्तेमाल हुई और कितनी पोटेंशियल थी एनर्जी को सेव करने की, ठीक है। अच्छा, और ये कैसे किया जा सकता है ये भी हम देख लेते हैं। इनके अंदर सबसे पहले ये है कि इट इंक्लूड्स ए वॉक थ्रू सर्वे। वॉक थ्रू सर्वे ये है कि अगर हम घर की बात करें या छोटे यूनिट्स की बात करें, इंडस्ट्रियल यूनिट्स की बात करें, तो वहां पर जरूरत नहीं है कि आपको बहुत कोई तफसील में जाने की या बहुत ज्यादा सिस्टम को, क्योंकि जब कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होगा उसको समझने में, उसकी रिपोर्टिंग करने में भी उतना टाइम लगेगा। उसके लिए आपको हो सकता है कि कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट ज्यादा चाहिए, उसके लिए हो सकता है आपको टीम बड़ी चाहिए, उसके लिए हो सकता है आपको एनर्जी मैनेजर भी स्पेशल चाहिए होगा। लेकिन फर्ज किया अगर बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, छोटी है, तो आपका एक एनर्जी मैनेजर जो है वो एक वॉक थ्रू सर्वे भी कर सकता है, ठीक है। उससे देख सकता है कि कितने आलात लगे हुए हैं, कितने इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं। रिव्यू ऑफ एनर्जी यूजिंग सिस्टम्स, और क्या हो सकता है कि जो रिव्यू किया जा सकता है यूजिंग सिस्टम से, कि आप सर्वे ना करें, ठीक है, सर्वे ना करें, आप जस्ट सिस्टम को सिस्टम के थ्रू चेक कर लें कि एनर्जी कितनी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तो और वॉक थ्रू सर्वे में ये हो सकता है कि आप अपने सिस्टम के, फर्ज किया एक घर है या एक घर के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते, अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 पंखे लगे हुए हैं, 2 एसी लगे हुए हैं, तो आप घर के अंदर तमाम घर में फिर के कैलकुलेशन कर सकते हैं कि एक पंखा जो है वो नियरली 80 टू 100 वाट लेगा, और एसी जो है अगर आपका इन्वर्टर है तो वो नियरली 1400-1500 वाट से लेकर मैक्सिमम पीक 2400-2500 वाट तक जा सकता है। तो सर्वे किया जा सकता है। लेकिन जब आलात बहुत ज्यादा हों, इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो, यूनिट ज्यादा हो, इंस्ट्रूमेंटेशन ज्यादा हो, कंट्रोल सिस्टम्स भी अवेलेबल हों, तो फिर आपको रिव्यू करना पड़ता है थ्रू सिस्टम्स। और एनालिसिस ऑफ एनर्जी यूज इसमें ऑडिट में आ सकेगा कि आप जो एनर्जी यूज कर रहे हैं उसका एनालिसिस जो है वो कैसे होगा, ठीक है। एंड द प्रिपरेशन ऑफ एनर्जी बजट, और क्या होगा कि आप अपने सिस्टम का जो एनर्जी बजट है उसकी प्रिपरेशन भी कर पाएंगे, मतलब कितनी यूज हुई, कितना इस्तेमाल हुआ, रिव्यू कितना हुआ, कितना लास्ट ईयर पूरा 1 ईयर का आप चेक कर सकते हैं। और एंड प्रोवाइड्स ए बेस लाइन फ्रॉम विच एनर्जी कंजप्शन कैन बी कंपेयर्ड ओवर टाइम। आप कोई भी एक पिन पॉइंट ले सकते हैं, बेस लाइन बना सकते हैं, जहां से आप अपने सिस्टम की या इंडस्ट्री की एनर्जी कंजप्शन को चेक कर सकते हैं कंपेयर्ड ओवर टाइम, फर्दर मंथली बाय मंथली, ठीक है, या आप अगर ईयरली कर रहे हैं तो ईयरली बाय ईयरली भी उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ऑडिट करने के लिए क्या हो सकता है, कौन करेगा, कैसे होगा, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि एन ऑडिट जो है वो कैन बी कंडक्टेड बाय एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हु हैज अप्रोप्रिएट एक्सपर्टीज। तो ऑडिट जो है वो एम्प्लॉय इंडस्ट्री का कर सकता है इजीली, अगर वो इतनी स्किल्स या एक्सपर्टीज रखता है कि उसको ये तमाम बातें जो हम यहां पर देख चुके हैं, उसको ये तमाम बातें जब अगर पता है कि वॉक थ्रू सर्वे हो सकता है तो वो भी कर ले, वो नहीं हो सकता तो रिव्यू ऑफ एनर्जी यूजिंग सिस्टम कैसे होगा, एनर्जी यूज का एनालिसिस कैसे होगा, और उसका बजट कॉस्ट भी सारी प्रिपरेशन, तो ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं वन टू ऑल, ठीक है, ये एनर्जी ऑडिट में इंक्लूड्स होती हैं, ठीक है। और वो फिर इंप्लॉय क्या इतना एक्सपीरियंस्ड है कि इन तमाम बातों को कंसिडर करेगा ऑडिट के अंदर। अगर वो कर सकता है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह करने से एक्सटर्नल या कोई ऐसा आदमी जो एक्सपर्ट आप किसी और कंपनी से हायर करते हैं, उसकी पेमेंट या उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट आप बचा पाएंगे, ठीक है। तो एडिट कैन बी कंडक्टेड बाय एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु हैज एप्रोप्रिएट एक्सपर्टीज और बाय ए स्पेशलिस्ट एनर्जी ऑडिटिंग फर्म। तो इसके लिए करना यह पड़ेगा कि फर्म्स के जो एनर्जी ऑडिटिंग फर्म्स हैं, वो चाहे गवर्नमेंट की हो चाहे प्राइवेट हो, आपको एक स्पेशलिस्ट हायर करना पड़ेगा और वो स्पेशलिस्ट की एक स्पेशल फीस होगी। तो ये एक कॉस्ट जो है वो एक्स्ट्रा पे करनी पड़ सकती है फॉर द कंडक्शन ऑफ एनर्जी ऑडिट। अच्छा, अब एनर्जी ऑडिट का फाइनल स्टेप क्या है, वो फाइनल स्टेप ये हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट ऑल्सो इंक्लूड्स रिकमेंडेशंस फॉर एक्शंस। तो एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट ये करेगी कि जब हम उसमें ऑडिट कर रहे हैं, एहतिसाब कर रहे हैं, तो हमें उसमें रिकमेंडेशन भी देनी है अपनी रिपोर्ट में, ठीक है। जो भी एम्प्लॉय या स्पेशलिस्ट आएगा एनर्जी ऑडिटिंग फर्म से, वो क्या करेगा, रिकमेंडेशन देगा, रिपोर्ट देगा रिकमेंडेशन की एक्शंस के लिए, ठीक है। और वो एक्शंस क्या होंगे, वो एक्शंस ये होंगे कि जिनसे
आपकी ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री की एनर्जी एंड कॉस्ट सेविंग्स हो सके। ठीक है, वो लाजमी करेंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर ऑडिट का कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, और ऑडिट का मकसद यही होता है कि आप अपने सिस्टम में बेहतरी लाएं थ्रू योर हिस्टोरिकल, ठीक है, डेटाबेस ऑफ योर सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, उसका एनालिसिस करें, उसका कॉस्ट तैयार करें, और कॉस्ट पे रिव्यूज देखें कि आपने जो कॉस्ट, फर्ज किया 2018 में एक कॉस्ट आई, जो भी एबीसी कॉस्ट आई है आपके इंडस्ट्री की एनर्जी कंजप्शन की, और एनर्जी ऑडिट हुआ, और एनर्जी ऑडिट होने के बाद कोई रिकमेंडेशंस एनर्जी और कॉस्ट सेविंग की नहीं है, और नेक्स्ट ईयर भी उतना ही आपको सेम अमाउंट ऑफ कॉस्ट आ रही है पूरे एक साल की, और कोई सेविंग नजर नहीं आ रही या उल्टा कॉस्ट बढ़ रही है, तो मींस एनर्जी ऑडिट ठीक तरीके से कंडक्ट नहीं हुआ और एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट की जो रिकमेंडेशंस हैं इज नॉट वैलिड। मींस जो भी स्पेशलिस्ट है या एम्प्लॉय है इंडस्ट्री का, वो सही तरीके से रिकमेंडेशन नहीं दे पाया, जिसका नुकसान ये हुआ कि इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन की एनर्जी कॉस्ट सेविंग नहीं हो पाई। तो हम अब 4 जो है वो पॉइंट्स अपने स्ट्रेटेजी के देख चुके हैं। तो अभी हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ठीक है, और वो हमारा स्टेप होगा मैनेजमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट। वो क्या होगी हम उसको भी अभी देख लेते हैं। तो नंबर 5 इसमें जो एनर्जी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी में पॉइंट है, दैट वन इज फॉर्मलाइज एंड एनर्जी मैनेजमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट, कि हमें अपनी एनर्जी मैनेजमेंट की स्टेटमेंट की पॉलिसी बनानी है। ठीक है, जिसमें हमें रिटर्न में एक रिपोर्ट में बताना होगा कि हमें अपनी सिस्टम की एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए कौन कौन से इकदाम करने पड़ेंगे। तो इसका पहला पॉइंट देख लेते हैं। A written energy management policy will guide efforts to improve energy efficiency। तो एनर्जी ऑडिटिंग के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो आता है इंप्रूव कीजिएगा, करें हम अपने एनर्जी एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव कर पाएंगे, एंड रिप्रेजेंट ए कमिटमेंट टू सेविंग एनर्जी। ठीक है, कुछ अगर हम अपनी एनर्जी को एफिशिएंट अंदाज से यूज कर रहे हैं तो मींस कि हम कमिटमेंट शो कर रहे हैं किसकी, सेविंग ऑफ एनर्जी की। तो मींस इस पॉइंट में हम जो अपने पॉलिसी स्टेटमेंट को फॉर्मुलाइज करेंगे वो करेंगे रिटन फॉर्म में। पॉलिसी होगी जो कि गाइड करेगी एफर्ट्स को बनाने में या करने में टू इंप्रूव एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिप्रेजेंट ए कमिटमेंट टू सेविंग एनर्जी। तो 2 पॉइंट्स यहां पर आपको समझ आ रहे होंगे। एक पॉइंट आ रहा है इंप्रूव एनर्जी एफिशिएंसी, और दूसरा पॉइंट हमारे पास आ रहा है कमिटमेंट टू सेविंग ऑफ एनर्जी। इससे हमें क्या फायदा होगा आगे देख लेते हैं। इट विल ऑल्सो हेल्प टू इंश्योर दैट द सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। मींस कि जो आपका प्रोग्राम की सक्सेस है, जो कामयाबी है, वो डिपेंड नहीं करेगी किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे। ठीक है, मतलब कहने का ये हुआ कि पूरी इंडस्ट्री का होल ऑर्गेनाइजेशन मिलके काम करेगी तो ही सिस्टम बन पाएगा, तो ही सही तरीके से आपके सिस्टम की पॉलिसी स्टेटमेंट बन पाएगी। ना ये कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को लेके आप अपने सिस्टम की पॉलिसी स्टेटमेंट को कह दें कि कामयाब हो गई, या उसने इंप्रूव कर दिया एनर्जी एफिशिएंसी, या उसने एनर्जी सेविंग में हेल्प किया, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये होल प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप, जिसके अंदर तमाम होल ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको याद हो पहली दूसरी स्लाइड के अंदर ये बात वाज़ेह तौर पे लिखी हुई है कि ये होल ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट होगी, तब कहीं जाकर ये पॉलिसी स्टेटमेंट बन पाएगी। तो ये बात यहां पर बड़े क्लियर अंदाज में वाज़ेह है। इट विल ऑल्सो हेल्प टू इंश्योर दैट द सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम इज नॉट डिपेंड ऑन पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को नहीं हम इसमें वो कर पाएंगे, पिन पॉइंट कर पाएंगे, हम होल ऑर्गेनाइजेशन होगी और वो सब का सब मिलके काम करेंगे। एनर्जी मैनेजर होगा, वो लेके चलेगा जो कि तमाम के तमाम रिपोर्ट्स को, तमाम चीज़ों को, तमाम ऑडिट्स को, तमाम स्टेटमेंट्स को सीईओज तक, अपर लेवल तक लेके जाएगा, और फिर वहाँ से वो इंडोर्स्ड होंगी, और इंडोर्स्ड होने के बाद फिर इम्प्लीमेंटेशन होंगी, और हर साल की इम्प्लीमेंटेशन पिछले साल की इम्प्लीमेंटेशन से कंपेयर होंगी, और कंपेयर होने के बाद चेक किया जाएगा कि क्या स्टेटमेंट पॉलिसी इज ओके कि नहीं। अगर नहीं है तो मीन्स यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर
starting point again and reconsider your goals or policy statements, and maybe you can appoint your new energy manager, और ऑडिटिंग फर्म ठीक नहीं है या कुछ भी जो कि पहले 4 पॉइंट्स हैं उनमें आप चेंज कर सकते हैं। तो जनरल एम्स एंड स्पेसिफिक टारगेट्स रिलेटेड तो क्या हो सकते हैं इस पॉइंट के हवाले से अगर हम बात करें, वो क्या होंगे, वो ये होंगे कि एनर्जी कंजप्शन रिडक्शन इसमें होनी चाहिए। एनर्जी कंजप्शन रिडक्शन मतलब क्या होगा कि अगर फर्ज किया आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं या यूज कर रहे हैं फ्रॉम सम काइंड ऑफ फ्यूल, ऑयल, ये जो महंगी पड़ रही है, अगर आप खाली इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात करूं तो इसका मतलब ये है कि आप फिर अल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। और एनर्जी कंजप्शन रिडक्शन के अंदर खाली इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आपकी गाड़ियों का ऑयल भी हो सकता है, ठीक है, फ्यूल भी हो सकता है, ठीक है, गैस भी हो सकती है जो आपकी इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, और पेट्रोल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें इस्तेमाल हो सकती हैं एनर्जी, क्योंकि खाली इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट ए सिंपल ओनली एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए भी बहुत सारी आपको फ्यूल दरकार होते हैं, लेकिन इंडस्ट्री को चलाने के लिए भी आपको पर्सनली बहुत सारे फ्यूल दरकार होते हैं, जिनमें आपको पास फ्यूल हैं, ऑयल्स हैं, गैसेस हैं, क्योंकि बहुत सी इंडस्ट्री हैं जो गैस पे चलती हैं, और पेट्रोल पे आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी सारी की सारी इस्तेमाल होती है। और एनर्जी कॉस्ट रिडक्शन आपने देखनी है कि कैसे आप रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे एनर्जी कंजप्शन रिडक्शन की बात हुई, अब उसके बाद एनर्जी कॉस्ट रिडक्शन की बात होगी कि बाय लोअरिंग कंजप्शन एंड निगोशिएटिंग लोअर यूनिट रेट, कंजप्शन को कम किया जाए, ठीक है, कंजप्शन कम कर दी जाए, या ऐसा रिसोर्स यूज किया जाए कि जहां पर आपका फ्यूल या आपके इलेक्ट्रिसिटी बनाने की या ट्रांसपोर्ट की खर्चा कम हो रहा है, तो इसका मतलब है जब खर्चा कम होगा, कंजप्शन कम होगी, तो फिर कॉस्ट पे खुद बहुत कम हो जाएगी। एंड निगोशिएटिंग लोअर यूनिट रेट्स मींस जो भी आप बिजली, फ्यूल, ऑयल, फॉसिल ऑयल खरीद रहे हैं उनके रेट्स कम हो जाएं, या उनके रेट्स आप कम प्राइस में खरीद रहे हों और उनको पर लीटर, पर यूनिट, पर क्यूबिक मीटर की प्राइसेस कम हो जाएं, तो उसका आपको एडवांटेज होगा। ये एम हमें चाहिए होगा, क्योंकि हर इंडस्ट्री और हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि उसको कम प्राइस में, कम यूनिट्स रेट्स के हिसाब से उनको ये तमाम फॉसिल फ्यूल्स मिलें, इलेक्ट्रिसिटी उसको मिले, ताकि उसकी इंडस्ट्री कामयाबी के साथ चले और सस्ते, क्योंकि जितना सस्ता सामान होगा उतना लोगों में क़ुव्वत ख़रीद ज़्यादा होगी, वो खरीद पाएंगे। और जैसे यूनिट्स महंगे होंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी एनर्जी की, और जब कॉस्ट बढ़ेगी तो कॉमन सी बात है उसकी कंजप्शन बढ़ेगी नहीं, लेकिन कंजप्शन जितनी होगी उसकी कॉस्ट ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, ऑयल, गैस, पेट्रोल की बढ़ चुकी होगी। तो कॉस्ट रिडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और तीसरे नंबर पे जो फैक्टर आता है वो आता है टाइम टेबल्स, बजटरी लिमिट्स, एनर्जी कॉस्ट सेंटर्स। टाइम टेबल्स ऐसे सेट किए जाएं कि अगर आप यूज कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर, सोलर पैनल यूज कर रहे हैं या विंड मिल्स हैं, कोई ऐसा इलाका है जहां पर विंड चल रही है, तो वहां पर आपको अंदाजा होना चाहिए कि आप सोलर के हिसाब से किन टाइमिंग्स पे अपनी इंडस्ट्री को ऑन रख पाएंगे, क्योंकि रात को अगर आप यूज करते हैं तो आपका टाइम टेबल सही तरीके से फॉलो नहीं हो पाएगा, आपको ग्रिड से बिजली लेनी पड़ेगी और वो आपकी कॉस्ट एनर्जी की बढ़ा देगी। और लिमिट्स आपके पास सेट होने चाहिए कि बजट लिमिट्स इतने हैं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ने चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर ज्यादा बढ़ जाए, कॉस्ट ज्यादा हो जाए, तो फिर होगा नुकसान उसका ये होगा कि आपकी कॉस्ट बढ़ने से आपकी इंडस्ट्री के बाकी शोबे भी जो है वो मुतासिर हो सकते हैं। और एनर्जी कॉस्ट सेंटर्स, जो कॉस्ट है, जो सेंटर्स हैं एनर्जी के, उनको भी आपने चेक करना है कहाँ से एनर्जी आ रही है, कौन कौन से सेंटर से आप एनर्जी ले रहे हैं, सुई गैस से गैस ले रहे हैं, पेट्रोल के कहाँ से ले रहे हैं, और इसी तरीके से बिजली वापडा से ले रहे हैं, खुद जनरेट कर रहे हैं, ये तमाम बातें इसमें आ जाती हैं। और आखिरी पॉइंट इसमें जो आता है वो आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट रिसोर्सेज, कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं मैनेजमेंट के, उनकी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि मैनेजमेंट रिसोर्सेज जो जो हैं उनकी ठीक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की जाए, ठीक है, और उसकी पॉलिसी बनाई जाए ताकि जो सिस्टम है उसको सही तरीके से फॉर्मुलेट किया जा सके। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है जी, तो नंबर 6 पॉइंट जो इस स्ट्रेटजी का हिस्सा है वो है प्रिपेयर एंड अंडरटेक अ डिटेल प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन प्लान। जब आप सारे काम कर चुके हैं तो अब इस पॉइंट पे हमें प्रिपेयर करना है और डिटेल प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन प्लान को इस्तेमाल करना है कि जो भी आप प्लान है
बना रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना कैसे करना है, उसका एक प्लान होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन प्लान शुड बी डेवलप्ड एज पार्ट ऑफ द एनर्जी ऑडिट। कि जो आप एनर्जी ऑडिट कर रहे हैं या करवा रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान है ये उसका हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, एनर्जी मैनेज ऑडिट का। ठीक है, उसके अंदर आपने ये लाजमी डिटेल्ड प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन प्लान भी ऐड करना है और इंडोर्स्ड बाय द मैनेजमेंट। उससे क्या होगा कि आपका जो जो भी मैनेजर है उसका मैनेजमेंट का प्रोग्राम का जो भी, वो आपके इस ऑडिट को, इस प्लान को, इंप्लीमेंटेशन प्लान को इंडोर्स करेगा, चेक करेगा। अच्छा, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि द प्लान शुड इंक्लूड एन इंप्लीमेंटेशन टाइम टेबल। देखें, टाइम टेबल, या हम ये कहें कि इंप्लीमेंटेशन अकॉर्डिंग टू टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्योंकि टाइम किसी भी इंडस्ट्री के हवाले से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बहुत क्रूशियल फैक्टर है। तो अगर वो प्लान इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा उस टाइम के मुताबिक, तो मींस सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स एक्सर्ट हो सकते हैं या आ सकते हैं या आ चुके होंगे। और वो पॉलिसी जो है ना, जो बनाई भी होगी ऑडिट की या रिपोर्ट बनाई हुई होगी, उसको बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करेगी और उसका नुकसान फिर इन द लॉन्ग रन फंडिंग पे, बजट पे पड़ सकता है। तो इसलिए प्लान जो है उसके अंदर नंबर 1 पे इंप्लीमेंटेशन टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, नंबर 1 पे, ताकि टाइम टेबल के मुताबिक ही चीजें की जाए और प्लान को एग्जीक्यूट करवाया जाए। और जो भी कोई ऐसी फंडिंग्स हैं या बजटरी रिक्वायरमेंट हैं वो इसके अंदर लाजमी ऐड की जाएं। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन प्लान में, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन के अंदर ही ये सारी चीजें आएंगी जिसमें आपको फंडिंग रिक्वायरमेंट और बजट रिक्वायरमेंट चाहिए होगा। क्योंकि अगर ये मिलेंगी, फंडिंग और बजट मिलेगा, इसकी रिक्वायरमेंट होंगी, तो ही आप उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे, सही तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे इन अकॉर्डिंग टू द टाइम। और ऐसा होगा कि अगर उसको टाइम पे इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे तो उसका नुकसान ये होगा कि टाइम आपका एलैप्स हो जाएगा और आपकी जो फंडिंग जो आप ले चुके हैं या बजट रिक्वायरमेंट जो आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं वो लग चुके होंगे और आपका जो इंप्लीमेंटेशन प्लान है वो फ्लॉप हो सकता है या वो नेगेटिव में रेटिंग में जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट में क्या है, एस्टैब्लिशिंग और चेंजिंग ऑपरेशनल प्रोसीजर्स टू इंश्योर दैट। जो भी ऑपरेशनल प्रोसीजर ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल हो रहे हैं, इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, उनको स्टैब्लिश किया जाए, मतलब बेहतर अंदाज में ऑलरेडी जो चल रहे हैं, और या उनको चेंज किया जा सकता है। ठीक है, किस लिए? टू इंश्योर दैट प्लांट एंड इक्विपमेंट यूज मिनिमम एनर्जी। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी एनर्जी मैनेजर, लास्ट ईयर वाली जो एनर्जी मैनेजर की कुछ प्रॉब्लम्स, इंप्लीमेंटेशन ठीक तरीके से ना हो पाए, या अगर हुए तो एनर्जी कॉस्ट बढ़ गई और कॉस्ट बढ़ने से जो है इंडस्ट्री को नुकसान उठाना पड़ा, उसकी वजह से उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई, तो ये सारे फैक्टर्स इसमें आ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट ईयर अगर ये रिज्यूम कर लें कि वो एनर्जी मैनेजर को हटा के नया एनर्जी मैनेजर अपॉइंट किया गया जो कि ज़्यादा बेहतर था, कैपेबिलिटी में ज़्यादा बेहतर था, और उसने ये तमाम पहले 5 से 6 पॉइंट जो स्टेप्स थे एनर्जी मैनेजमेंट के, वो बहुत अच्छे अंदाज से, बेहतर अंदाज से लेके चला, और एनर्जी ऑडिट का प्रोसेस बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद उसने पॉलिसी बहुत अच्छी क्रिएट की, उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान था प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, वो उसने बहुत अच्छे तरीके से प्रोड्यूस किया और ऑपरेशन करने के लिए दिया। तो उसका फायदा ये होगा कि अब प्लांट और इक्विपमेंट जो कि मिनिमम एनर्जी यूज नहीं कर रहे थे अब वो कर पाएंगे। और ये इंश्योर होना चाहिए, प्रोसीजर में इंश्योर होना चाहिए कि जो प्लांट इक्विपमेंट है वो मिनिमम एनर्जी यूज करेंगे। ठीक है, अगर उन्होंने लास्ट टाइम नहीं की थी उसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम ये लाजमी इंश्योर होना चाहिए कि मिनिमम एनर्जी इक्विपमेंट यूज कर रहे हों, या अगर जो पुराने इक्विपमेंट जो बहुत पुराने लगे हुए हैं और वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे थे, तो उन इक्विपमेंट्स को हटाकर उनकी जगह पे एनर्जी रेटिंग के बेहतर, एनर्जी स्टार रेटिंग के बेहतर, एनर्जी एफिशिएंट जो है वो इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, उसका फायदा ये होगा कि एनर्जी की कॉस्ट कम हो जाएगी कंजप्शन कम होने से। रीनिगोशिएटिंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अरेंजमेंट एटसेट्रा। और ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जो ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम की बिजली
किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से या किसी प्राइवेट जैसे से खरीद रहे हैं, बापडा, लेस्को, फेस्को, कहीं से भी ले रहे हैं, तो मीन्स कि उसकी वजह से भी हो सकता है कि आपके सिस्टम का आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। तो उसका उसका क्या करना होगा कि आपको अल्टरनेट ढूंढें जिससे आपके एनर्जी की कॉस्ट कम हो सके, ठीक है, और आपकी जो एनर्जी सप्लाई होगी उसकी अरेंजमेंट बेहतर हो सके, ठीक है। तो ये दिस इज व्हाट वी कॉल अ प्रिपेयर अंडरटेक ए डिटेल प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन प्लान। तो अब हम चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 7 की तरफ। अच्छा जी, नंबर 7 पॉइंट जो है वो इस स्ट्रेटेजी में ये है कि अवेयरनेस स्टाफ की किस तरीके से हो, और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन इदारा करवा रहा है कि नहीं करवा रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ की इंग्रेडिएंट टू द सक्सेस ऑफ एन एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम इज मेंटेनिंग ए हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस अमंग स्टाफ, क्योंकि अवेयरनेस जो है ये बहुत जरूरी है स्टाफ में, ठीक है, कि ये जो पॉलिसी है या प्रोग्राम है एनर्जी मैनेजमेंट का, उसको सक्सेसफुल अंदाज से कैसे लेकर चलना है। जैसे पहले मैंने बताया कि इट्स नॉट एन इंडिविजुअल पार्ट, कि ये नहीं है कि इंडिविजुअल या एक दो इंडिविजुअल की वजह से ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा, ऐसा नहीं है। ये ऑल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा। उसमें स्टाफ की अवेयरनेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि किस तरीके से एनर्जी को मैनेज किया जा सकता है थ्रू प्रॉपर स्ट्रेटेजी या थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग और या थ्रू प्रॉपर अवेयरनेस सेमिनार्स, ठीक है। अच्छा, इसको करने के लिए क्या किया जा सकता है? दिस कैन बी अचीव्ड इन ए नंबर ऑफ वेज इंक्लूडिंग, कौन कौन से वेज जो हैं वो हम यूज किए कर सकते हैं इसके अंदर। फॉर्मल ट्रेनिंग्स हो सकती हैं। फॉर्मल ट्रेनिंग्स का मकसद ये हुआ कि इंडस्ट्री के अंदर ही कुछ लोग हैं इस काबिल होते हैं कि उनकी सलाहियत बेहतर होती है और वो डिलीवर अच्छा कर पाते हैं, और या कोई आपका एनर्जी मैनेजर है वो भी आपकी ट्रेनिंग कर सकता है, या फर्ज किया कोई इंडस्ट्री के अंदर कोई एक पर्सन जो है वो किसी और इदारे में किसी और ऑडिटिंग फर्म में जाके पूरी एनर्जी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी सीख के वापस आकर अपने इंडस्ट्री के बाकी लोगों की ट्रेनिंग भी करवा सकता है। न्यूज़लेटर हो सकते हैं, ठीक है, न्यूज़लेटर जो है वो आते हैं, मिलते हैं ट्रेनिंग्स के, और मैगजीन्स जो हैं वो मिल सकते हैं, ठीक है। पोस्टर्स एंड पब्लिकेशंस भी यूज़ की जा सकती हैं, तो जिन पे एनर्जी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज पे रिसर्च हो रही हो, करंटली केस स्टडीज़ हों डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की, वो भी यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। पोस्टर्स, पब्लिकेशंस, ये तमाम बातें जो हैं इसके अंदर आ जाती हैं। एंड बाय इनकॉर्पोरेटिंग एनर्जी मैनेजमेंट इनटू एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कि एक किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, ठीक है। ये उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि वक्त के साथ साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो उनके एम्प्लॉयज़ लेते रहते हैं। जस्ट अकॉर्डिंग टू अवर सिनेरियो, अगर आप टीचिंग के हवाले से लें तो ये देखें कि हम लोगों को भी ट्रेनिंग्स की जरूरत पड़ती है। जब भी कोई नया इक्विपमेंट लैब में आता है तो हमें उसकी ट्रेनिंग चाहिए होती है, ठीक है, या कोई सॉफ्टवेयर सीखना है, ठीक है। कोई भी सॉफ्टवेयर सीखने के लिए किसी भी फैकल्टी को, टीचर को, स्टूडेंट को ट्रेनिंग चाहिए होती है। वो ट्रेनिंग लेने के लिए वो क्या करता है? फॉर्मल ट्रेनिंग मतलब या तो उसको टीचर समझा देगा, या वो न्यूज़लेटर, पोस्टर्स या मैगजीन से, बुक से पढ़ लेगा, या वो पब्लिकेशंस हैं अगर केस स्टडीज की वो वहां से पढ़ लेगा, या क्या होगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर एनर्जी मैनेजमेंट एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के और बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। जैसे हमारा इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर सीपीडी होती हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूअल डेवलपमेंट्स होते हैं हमारे पास प्रोग्राम के। वो क्या करते हैं? वो इसीलिए होते हैं कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हमारे टीचर्स के लिए भी होते हैं और स्टूडेंट्स के लिए भी होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑलरेडी तमाम इंडस्ट्रीज का हिस्सा होते हैं, तमाम ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हैं, लेकिन यहां ये बात कही जा रही है कि एनर्जी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग भी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स में अगर शामिल कर ली जाए तो उसका फायदा यह होता है कि उससे अवेयरनेस स्टाफ में रहती है और उनकी ट्रेनिंग चलती रहती है, और उसका फायदा ये होता है कि हमारा जो एनर्जी मैनेजमेंट प्लान ईएमपी है वो इजीली एग्जीक्यूटेबल हो सकता है। और इट इज इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट प्रोग्राम प्लान्स पूरे के पूरे कम्युनिकेट कर दिए जाएं तमाम जो हमारे स्टाफ हैं उनमें, एंड केस स्टडीज
बताई जाएं दैट डिमॉन्स्ट्रेट सेविंग्स, ऐसी केस स्टडीज बताई जाएं कि जो कि सेविंग्स के बारे में बता रही हूँ, डिमॉन्स्ट्रेट कर रही हूँ, एंड टू रिपोर्ट रिजल्ट्स एट लीस्ट अ 12 मंथ इंटरवल्स, और 12 महीने के रिजल्ट्स जो हैं वो उनको रिपोर्ट किए जाएं। स्टाफ में नीड ट्रेनिंग फ्रॉम स्पेशलिस्ट ऑन एनर्जी सेविंग प्रैक्टिसेस एंड इक्विपमेंट, वही बात आ गई कि स्टाफ जो है उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग सिस्टम भी रखवाया जा सकता है कि बाहर से किसी और ऑर्गेनाइजेशन से स्पेशलिस्ट को बुला के उनकी ट्रेनिंग करवाई जा सकती है, या ऑन कैंपस या ऑन ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑर्गेनाइजेशन या इन इंडस्ट्री आप किसी भी जिसे कहते हैं वेल ट्रेन्ड पर्सनल को बुला के आप उसकी फॉर्मल ट्रेनिंग अपने एम्प्लॉयज की, ठीक है, स्टाफ की करवा सकते हैं। और ये बहुत जरूरी प्लान है, ठीक है। इससे करने से अवेयरनेस होने से ही चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट होती हैं, नुकसान से बचा जा सकता है, ठीक है। तो अभी तक हम अपने सिस्टम के 7 पॉइंट्स जो हैं वो देख चुके हैं, और अपने सिस्टम का नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आप देखते हैं। सो द फाइनल वन इज एनुअल रिव्यू। एनुअल रिव्यू जो है वो एनर्जी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी का फाइनल जो है वो पॉइंट है कि एनुअल रिव्यू क्यों जरूरी है। An energy management program will be more effective if its results are reviewed annually. कॉमन सी बात है, एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम के अलावा भी कोई और प्रोग्राम हो, अगर उसका एनुअल रिव्यू नहीं है तो मीन्स ग्रेजुअली विद रिस्पेक्ट टू टाइम द प्रोग्राम और एनीथिंग एल्स द इंडस्ट्री यूनिट will gradually decrease in terms of performance efficiency, कम हो सकती है, और रिजल्ट्स कभी भी शायद वो ना मिलें, क्योंकि एक टाइम फ्रेम में आप अपने सिस्टम की स्ट्रेटजी को, मैनेजमेंट को जब चेक करते हैं, रिव्यू करते हैं, तो वहां से आपको अंदाजा होता है कि क्या आपका सिस्टम इंक्लाइन की तरफ जा रहा है या डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, या स्ट्रेट चल रहा है, कोई नुकसान कोई नफा नहीं हो रहा, या बहुत अच्छा नफा हो रहा है या नुकसान में जा रहा है। तो मतलब ये है कि आपकी जो एनर्जी मैनेजमेंट है, इस प्रोग्राम को भी इफेक्ट होने के लिए, इफेक्टिव होने के लिए, ज्यादा इफेक्टिव होने के लिए आपको उसका हर साल उसके रिजल्ट्स रिव्यू करना जरूरी है, ताकि उससे आप देख पाएं कि क्या आपने जो अपने सिस्टम इंप्लीमेंट की थी एनर्जी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, क्या वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हो पाई है, ये जो जितने भी ये आप लोगों के जो 7 स्टेप्स थे, ये क्या सही तरीके से इंप्लीमेंट हुए हैं। आप लोगों की तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन के तमाम स्टाफ था, उन्होंने इसको सही तरीके से, जेन्युइन तरीके से लेके चले हैं। रिव्यू ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट पॉलिसी एंड स्ट्रेटजीज विल फॉर्म द बेसिस फॉर डेवलपिंग एंड इंप्लीमेंटेशन प्लान फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। अब इसका फायदा क्या होगा कि अगर जो लास्ट 1 साल का रिव्यू था, उसकी जब रिपोर्ट जमा होती है, वो किस चीज की रिपोर्ट होगी? वो होगी एनर्जी मैनेजमेंट पॉलिसी की, स्ट्रेटजीज की, जो आप इंप्लीमेंट कर चुके हैं, इंप्लीमेंट हो चुके हैं। उसका फायदा ये होगा कि अब आप उसको देखते हुए नेक्स्ट 12 मंथ्स की, नेक्स्ट 1 ईयर की प्लान कर सकेंगे इजीली, कि अगर ये शॉर्टफॉल्स आए, यहां पर लैक ऑफ प्रॉब्लम्स आए, लैक रहा आपका सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन या स्टाफ, तो अब करना क्या है? उस रिपोर्ट में, एनुअल रिपोर्ट में उस तमाम चीजों की निशानदही होगी, और वो निशानदही जो है वो फर्दर आपके सिस्टम के अपर मैनेजमेंट लेवल तक जाएगी, और जिसके अक्रॉस आपकी स्टाफ की ट्रेनिंग हो सकती है, इक्विपमेंट चेंज हो सकता है, वो बेहतर इक्विपमेंट जो है वो इंस्टॉल किया जा सकता है, एनर्जी कंजप्शन कम की जा सकती है, एनर्जी की कॉस्ट कम की जा सकती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो इसमें यूज किए जा सकते हैं। द एनुअल रिव्यू है नॉर्मली टू बी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ईदर अ सीनियर लेवल टॉप मैनेजर और सीईओ इफ पॉसिबल। ये इसलिए जरूरी है कि वो आपकी इंडस्ट्री को का करता धरता है, ठीक है, टॉप मैनेजर लेवल है, सीईओ है, क्योंकि जब अपर लेवल पे ये तमाम रिव्यू जो है, एनुअल रिव्यू वहां तक हो, उसके अंडर काम करेगा, तो मींस अपर लेवल से फिर लोअर लेवल तक जाने में उसके असरात जो भी, अगर रिव्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है नेक्स्ट टाइम और बेहतर अंदाज में लोग काम करेंगे, क्योंकि सीईओ ही या अपर लेवल का जो मैनेजर होता है वो ही उसको डिसेंडिंग लेवल पे, मतलब अप डाउन, टॉप से डाउन अप्रोच लेके इसको एनुअल रिव्यू को लेके जाया जा सकता है, कि सीईओ जो है वो तमाम की ट्रेनिंग के लिए बात करे, जो भी नेक्स्ट स्टेप्स हैं इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए, वो सिर्फ सीईओ या सीनियर लेवल का मैनेजर ही उठा सकता है, कोई छोटे लेवल का मैनेजर नहीं उठा सकता।
अच्छा, एज द पॉलिसीज आर साइंड बाय द सीईओ, यस, ये अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तमाम इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज हैं उसको साइन सीईओ करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट द रिव्यू इज कैरिड आउट अंडर हिज गाइडेंस, सो क्यों दैट द इंप्लीमेंटेशन बिकम्स मोर इफेक्टिव। तो इसका फायदा वही, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से इफेक्ट होगी, क्योंकि सीईओ की बात नीचे लेवल तक हर कोई सुनेगा, ही इज अ बॉस and boss will order and everyone under his guidance will follow that rules which he'll order to enhance the industry or any organization, ठीक है। तो यहाँ तक आज का लेक्चर, ये जो एक जो पहला पार्ट है छठे वीक का, ये यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो एनर्जी ऑडिटिंग पे होगा, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी वो एनर्जी ऑडिटिंग की होगी। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को सही तरीके से समझ आ गया होगा, और थैंक यू वेरी मच।